हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया के बारे में। अगर वैज्ञानिकों की ज़िंदगी, उनका काम, उनके सोचने का तरीका और उनका ज्ञान आपको भी आकर्षित करता है और आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, यानी आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको अपने आप को वैज्ञानिक बनाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजारना होगा। आइए हम जानते हैं उस प्रक्रिया के बारे में जिससे गुजर कर आप भी एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया का पहला चरण है अपनी मानसिकता को परखना या जांचना। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर, टीवी और अखबार पर दिखाई जाने वाली खबरों पर और पहले से चली आ रही मनगढ़ंत बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और संकुचित मानसिकता रखते हैं, तो समझ लें कि आपको ये मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों, शोध और तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखता, समझता और समझाता है। अगर आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता बढ़ानी ही होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए अलग अलग किताबों, जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स आदि को पढ़ना ही पड़ता है। ज़्यादा पढ़ने की वजह से उनके सोच का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे नए आइडियाज़ पर काम करने में उन्हें आसानी होती है। वैज्ञानिकों के अंदर अपने नए आइडियाज़ के ऊपर गहन चिंतन मनन की क्षमता होती है। गहन चिंतन मनन के फलस्वरूप समस्याएं उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं और उनका सबकॉन्शियस ब्रेन समस्याओं को सुलझा देता है। तो अगर आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी गहन चिंतन की क्षमता बढ़ानी होगी। गहन चिंतन मनन की क्षमता कैसे बढ़ाएं, ये एक अलग और लंबा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम किसी और वीडियो में इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। वैज्ञानिक बनने के लिए एक ज़रूरी गुण है उत्सुकता का होना। किसी घटना के पीछे होने वाले कारणों को जानने की आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के अंदर चीज़ों को जानने की उत्सुकता कूट कूट कर भरी होती है। अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो हमेशा सीखते रहने की आदत आपके खून में होनी चाहिए, यानी ज़िंदगी के साथ सीखने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। वैज्ञानिक होने का मतलब होता है नए विचारों के ऊपर काम करना, और जब हम नए विचारों पर काम करते हैं तो काम में देर और वक्ती तौर पर असफल होने की संभावना भी साथ साथ चलती है। तो जिसके अंदर धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने का गुण होगा, वही सफल वैज्ञानिक बन पाएगा। अगर आप एक सफल वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक ही विषय के ऊपर लगातार बिना थके, बिना रुके काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो ये थे 7 गुण जो एक सफल वैज्ञानिक बनने की तमन्ना रखने वाले हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक बनने के लिए किसी ख़ास क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उम्र की कोई सीमा है। अगर वैज्ञानिक बनने के लिए कोई योग्यता अर्थात डिग्री या डिप्लोमा और उम्र की सीमा तय होती तो शायद दुनिया को माइकल फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक नहीं मिलते, क्योंकि इनके पास अपने विषय पर अपनी पकड़ का प्रमाण देने के लिए किसी स्कूल और कॉलेज की कोई डिग्री और डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। इसके बावजूद वो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं, और ये हकीकत है कि अगर इनके द्वारा किए गए आविष्कारों को दुनिया से हटा दिया जाए तो दुनिया की चकाचौंध और रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। ये 2 नाम तो सिर्फ उदाहरण है, नहीं तो ऐसे वैज्ञानिकों की लिस्ट काफ़ी लंबी है जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली और आज हम उनको महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखते हैं। तो इंटरनेट पर ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि वैज्ञानिक बनने के लिए ये कोर्स करना पड़ेगा, वो कोर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। तो वैज्ञानिक बनने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो है आपका ज्ञान। अगर आपकी किसी विषय पर उसकी बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एप्लीकेशन की नॉलेज है और आप किसी ख़ास टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
तो समझें कि आप एक वैज्ञानिक ही हैं। हाँ, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किसी विषय की बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एप्लीकेशन की नॉलेज को पाने के लिए एक फॉर्मल तरीक़ा ये है कि आप क्लास 10 तक विज्ञान विषयों के सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीख लें। इसके बाद 11th और 12th की पढ़ाई विज्ञान विषय के साथ करने के बाद जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और जिसे पढ़ना आप एंजॉय करते हैं, उसी सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री आदि के साथ ग्रेजुएशन करें। इसके बाद उसी विषय के साथ पीजी करें और फाइनली पीएचडी करें। तो इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद होगा ये कि आप किसी एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट तो बन ही जाएंगे और उस विषय की सारी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एप्लीकेशन की नॉलेज आ ही जाएगी, जो एक वैज्ञानिक के तौर पर काम करने में आपकी मदद करेगी। और साथ साथ आपके पास किसी विषय पर आपकी स्पेशलिटी का प्रमाण सर्टिफिकेट के रूप में मौजूद होगा। इतनी काबिलियत हासिल करने के बाद आप इंडिविजुअली भी एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर सकते हैं और किसी बड़ी खोज पर पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपने पेटेंट के माध्यम से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल वे में काम नहीं करना चाहते बल्कि किसी फर्म में वैज्ञानिक के तौर पर बहाल होना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत और विश्व में कई संस्थाएं हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, नासा आदि हैं, जो योग्य लोगों को अपने यहाँ सीधे वैज्ञानिक के पद पर नौकरी देते हैं, जिसके लिए समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं और इच्छुक व्यक्ति एप्लीकेशन फॉर्म भरकर वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात की जाए तो ये फर्म पर और किस पोस्ट पर, जैसे सीनियर साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट पर आपको हायर किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। और देश विदेश में आपको एक वैज्ञानिक के तौर पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक की रेंज में सैलरी मिल सकती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।